Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another physical paper, physical chemistry paper for NEET examination, paper number 6. अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 5 पेपर डाल चुका हूं, जिसमें 3 कंप्लीट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 2 कंप्लीट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर नीट एग्जामिनेशन। ये 6th पेपर है, नंबर 6 है। ये भी नीट एग्जामिनेशन के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद 3 पेपर मैं आपको सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डालूंगा। इसके बाद ये जब हो जाएंगे 9 पेपर, उसके बाद मैं आपको 5 पेपर कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर नीट एग्जामिनेशन, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कंप्लीट पेपर। ठीक है, तो पहले मैं इस पेपर को आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप एक बार देख लें, इसकी की भी डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इन क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए नीट एग्जामिनेशन के लिए, जैसे आप किस टाइप के पेपर आते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में। ये इसकी की भी डाल दिया है मैंने। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, तो क्वेश्चन फर्स्ट है। देखो, इसमें बराबर वेटेज दिया गया है, मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, आयनिक, केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, और रिडॉक्स, ये तो 11th के। 12th में आपके इस समय नीट के जो कंप्लीट न्यू सिलेबस है उसके अंदर 3 टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, नेमली सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें वेटेज बराबर रखा गया है मैंने। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं हम। by heating 10 gram of calcium carbonate, 5.6 gram of calcium oxide is formed. What volume of CO2 obtained in this reaction at STP? तो सबसे पहले आप लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के हीटिंग की रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसके मोल देखेंगे, कैसे निकालते हैं मोल, साहब गिवन वेट अपॉन मोलर मास 100, यानी 0.1 मोल है। इसके भी चेक करेंगे आप, इसका भी गिवन वेट कितना था, इसका 5.6 बना आपके पास में, ये फॉर्मेशन हुआ, ध्यान रखना। मोलर मास कितना है इसका 56, इसका भी 0.1। तो सीधी सी बात है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसका मतलब 0.1 मोल ही आपके पास CO2 बनेगी। और आपको पता है कि 1 मोल का STP पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, नियरली 22.4 लीटर बाई कन्वेंशन, इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो, फिर बोल कंसेप्ट सही है, बिल्कुल सिंपल है, स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन ये कि कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, इस आयरन का वेट कैलकुलेट करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता हो बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीन। 18 ग्राम स्टीन का मतलब 1 मोल से। अब फिर मोल का अकॉर्डिंग कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब देखो, जो दिखाई दे रहा है वो लिख रहा हूं। 4 मोल्स स्टीम से आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 3 मोल की। 1 मोल यदि स्टीम होती यानी वाटर वेपर्स होती, तो आपको इतना मोल चाहिए आयरन। अब इतने मोल आयरन का वेट निकालना है आपको। मोल आ गया आपके पास में, वेट निकालने के लिए क्या करते हो, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल आगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा। तो ये आपके पास में 14 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42। ये लो साहब, आपका आंसर सेकंड। क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑक्सीजन प्रिपेयर की जाती है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। आप देखो इसको, पोटेशियम क्लोरेट। क्वेश्चन को समझो आप, इसमें क्या कर रखा है, ऊपर वाली रिएक्शन में तो फर्स्ट में आपको रिएक्शन ही नहीं दी, इसका मतलब आपसे आना चाहिए कि लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। सेकंड में आपको रिएक्शन दी जो एक बैलेंस थी। तीसरे क्वेश्चन में सबके छोटे छोटे ये कहते हो ना आप, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसलिए डाले गए हैं। तीसरे में आपको रिएक्शन तो दी लेकिन बैलेंस नहीं, और रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं तब तक आप स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन होता है तो O2 बनती है, लेबोरेटरी मेथड है ऑक्सीजन का, आप समझो, कुछ नहीं करना था आप। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। क्या कहते हैं, देखो, ऑक्सीजन प्रिपेयर की जाती है इससे डिकम्पोजिशन से, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एंड ऑक्सीजन इफ 4.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीड, हमको इतने की नीडेड है, कितने की, 4.2 मोल की एक्सपेरिमेंट में। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज, तो हमको कितने की रिक्वायरमेंट थी साहब, 4.2 की। तो देखो इधर ध्यान से, ये मोल से करना है आपको। यदि मुझे 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती तो मुझे पोटेशियम क्लोराइड चाहिए था 2। 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती तो इतने, और कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, 4.2। तो साहब ये मेरे पास में मोल्स आ गए, किसके मोल्स आ गए, पोटेशियम क्लोराइड के। फिर वही आपसे अमाउंट पूछी थी, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कि पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास, पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का 35.5, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो आप इनको ऐड कर लें, और जो ये मोलर मास आता है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। चेक करके देख लेना, तो ये वैल्यू आएगी 343। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। देखो आप 4 क्वेश्चन, इसको यूडियोमेट्री भी कहते हैं, और एक जनरल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पढ़िए आप।
क्वेश्चन 4 को रीड करो। एक हाइड्रोकार्बन है एल्केन, गैसियस एल्केन बोल रखा सीधा ही। क्वेश्चन 4 दिखा रहा हूं आपको। एक एल्केन है जिसको एक्सप्लोड किया विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर कंबशन, ऑक्सीजन चाहिए इसको। द वॉल्यूम रेशो ऑफ O2 टू CO2, देखो कहां से दिया क्वेश्चन, ऑक्सीजन और CO2 का वॉल्यूम रेशो दे रखा है आपको। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको एल्केन का दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मोल कंसेप्ट में करते हैं तो एल्केन के कंबशन का फॉर्मूला है ये। तो एल्केन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है 3n+1 डिवाइड बाई 2, ये ऑक्सीजन, इससे क्या बनती है NCO2, और बाकी आपके पास में वाटर बन जाता है N+1 H2O। ठीक है, इस तरह से आपके पास में वाटर बनता है। तो अब आप देखो इसके अंदर, ये तो ऑक्सीजन के मोल और ये CO2 के मोल, यानी 3n+1 डिवाइड बाई 2, ये तो किसके मोल हो गए आपके पास में, ऑक्सीजन के। इसको डिवाइड करो आप, कितने से डिवाइड करो, मोल्स ऑफ CO2, n लिख देता हूं। इसका मोल रेशो दे रखा है आपको, कितना मोल रेशो दे रखा है, 7:4। ऑक्सीजन का मोल और CO2 का मोल रेशो ये था। अब कुछ नहीं करना है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो गया था, अब आपके पास में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 12n+4 इक्वल्स टू 14, 14n। ठीक है, इसको इधर ले आओ आप, ये 4 है, इस वैल्यू को इधर ले जाओ, तो 4 इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 14n-12n, एंड एस 4 इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 2n, एंड एस x इक्वल्स टू 2। बस n की वैल्यू 2 रख दो एल्केन के फॉर्मूला में, तो आपके पास में C2H6 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए था, समझ गए कि एल्केन में ऑक्सीजन और इसका रेशो क्या होता है। ठीक, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर था 4। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना आप मोल कंसेप्ट में जो आप स्टोइकोमेट्री से करते हो ना क्वेश्चन, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्केन जनरल फॉर्मूला भी होता है, बाकी एल्केन दे रखा है तो इससे लगा लें आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्यूपाई वॉल्यूम 4.4 लीटर एट एसटीपी। अच्छा, एसटीपी पर आपको पता है कि एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, एक मोल का। ये कहता है कितना मोल है, 4.48 लीटर है, तो इसके मोल बना लो आप। तो इसके मोल बनाएंगे तो आ जाएंगे 1.1/5 या 0.2 मोल। 0.2 मोल होना चाहिए। आप चेक कर लो 0.2 मोल है क्या, बोले साहब हाँ हाइड्रोजन है। इसका SO2 का, तो SO2 का मोल बनाएंगे तो 12.8 अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका, 32 ऑक्सीजन का, और 32 सल्फर का 64। ये भी आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.2। इसी तरह से 3.2 ग्राम, अब ये नहीं आएगा 3.2 ग्राम को जब आप इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1, ये आंसर गलत। अच्छा, इसको भी चेक कर लो, 800 mm प्रेशर ऑफ Hg। अब देखो आप समझना, 800 mm Hg प्रेशर, तो अब आपको पता है एक मोल का, तो इसमें भी आप इसका प्रेशर काउंट कर सकते हो, 800 mm Hg। अब आपको पता है कि 760 टॉर यदि होता आपके पास में, टॉर या mmHg एक ही बात होती है, 760 mmHg, तब आपके पास में कितनी होती गैस, 1 मोल। ठीक है, अब आपके पास में कितना है, 800 मिलीग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेशर नहीं है, आप ध्यान रखो, रुको रुको रुको, ये मिलीग्राम में अमाउंट दे रखे दोस्तों। तो 800 मिलीग्राम, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये लो, डिवाइड कर दो आप किससे, इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास है 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, फिर मोल बन जाएंगे ये मोल भी 0.2 आ गए, इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है, मिलीग्राम था, ध्यान रखना आप, प्रेशर नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर था ये 5, आंसर 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन की दे रखी है 13.6। आयोनाइजेशन का मतलब है कि आपको इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गिवन है, कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती भी है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, अब आपको क्या करना है, एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्पेक्ट्रल लाइन, अब देखना ध्यान से, एमिटेड अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। अब क्या किया, इसको एनर्जी दी, कितनी दी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके पास एनर्जी हो गई साहब, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, 12.1 में थे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इतनी एनर्जी जब इसके पास में हो गई तो आपको ये चेक करना है कि किस स्टेट में गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे आप, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6, ऊपर लिखते हो Z², नीचे लिखते हो n², तो n² फाइंड करना है, तो -13.6 अपॉन इसके पास एनर्जी कितनी हो गई थी, माइनस में 1.5, ये वैल्यू आती है दोस्तों 9, चेक कर लेना आप इसको। और जब n फाइंड करेंगे तो आप लेंगे √9, एनएस कौन से सेल में चला गया, थर्ड में। अब अपने को पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन चला गया थर्ड सेल में, अब वहां से एमिट करना है। तो आपको पता है जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो टोटल लाइंस का आपके फॉर्मूला है n(n-1) डिवाइड बाई 2, 3 तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3 × 2 डिवाइड बाई 2, आंसर 3 लाइंस बनेंगी। कहां पर एमिशन स्पेक्ट्रम में, थर्ड आंसर।
क्वेश्चन एम नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन एमिट रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ इन एच स्पेक्ट्रम। अब ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। हाईएस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब एनर्जी क्या आनी चाहिए, मिनिमम। तो आपको एक लाइन समझा देता हूं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे ये फॉर्मूला है, एक बार थोड़ा सा कुछ कर लिया करो, जिससे क्या है कि आपको फटाफट आंसर आ जाए। ठीक है, एन स्क्वायर। तो फर्स्ट सेल में यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए तो 1 लिखे होंगे, यहाँ पे 1 से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट सेल में एनर्जी आती है -13.6। फिर क्या करेंगे, सेकंड में इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो सेकंड में एनर्जी आती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप थर्ड की बात करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू अभी मैंने बताई थी, ये आती है 5.15। ठीक है, फिर फोर्थ सेल की बात करेंगे तो फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे, माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे लगभग 3-4 तक तो आप ध्यान रखो। ठीक है, बाकी और कोई खास ऐसी बात नहीं है। फिर वो आती है 0.55 इस तरह से। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो इसका मतलब एनर्जी सबसे कम। तो देखो, हाई एनर्जी स्टेट में जाओ और एडजेसेंट एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फॉल करो। एनएस 5 से जो फॉर्म आएगी सबसे कम एनर्जी आएगी, 5 से 2, ये तो नीचे आ गया, न्यूक्लियस के काफी पास, काफी एनर्जी एमिट होगी। ठीक है, अब इसमें भी एनर्जी एमिट होगी, लेकिन अभी भी फर्स्ट और थर्ड की बात करूंगा तो सबसे कम फर्स्ट में। अच्छा, इसमें काफी ज्यादा होगी, लेकिन ध्यान रखना सेकंड से तो कम। ठीक, तो इसलिए आंसर फर्स्ट। विच वन इज नॉट पॉसिबल, एन की वैल्यू 2, तो एल की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। समझ रहे हो, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम तक लिख सकते हो, n-1 तक। व्हेन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन डिफर इन टर्म इन देयर, तो कार्बन के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस बात में अंतर रखते हैं। तो देखो देखो, आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो कार्बन का होता है 1s2 2s2 और 2p2। अब देखना इधर देख, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके भरोगे सेम स्पिन से। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, एन की वैल्यू सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है दोनों के लिए। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर भी 1 है दोनों के लिए पी में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये अलग है, किसी एक ऑर्बिटल के लिए आप बोलेंगे -1, दूसरे के लिए या तो ले सकते हैं +1 या क्या ले सकते हैं 0, क्योंकि आपको पता है ना पी के लिए px py pz में दोनों को अलग अलग भरेंगे। स्पिन भी सेम आएगा, ध्यान रखना आप, स्पिन भी सेम। तो डिफरेंस है जो किस बात के अंदर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक के लिए +1, दूसरे के लिए मे बी -1 और 0 कुछ भी लो। आइसोटॉप्स आर पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ, तो आइसोटॉप समझते हो ना, जैसे मैंने दिया हाइड्रोजन के, आप जानते ही हो। आइसोटॉप्स कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम, अब एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम, मास में डिफरेंस आता है जब न्यूट्रॉन अलग होते हैं। आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n=1, l=0, 1s, m=0, ये भी s, और s की वैल्यू ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, इसलिए आंसर क्या बोलेंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इस ऑर्बिटल में, फर्स्ट ऐसे। ये क्योंकि ये जो वैल्यू है किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, प्लस आप लिखो या माइनस आप, तो 11 का आंसर लेंगे आप 2। क्वेश्चन नेक्स्ट दिखा रहा हूं, क्वेश्चन 12। देखो, फ्रिज वो सॉल्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है, लिख रखा है प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 5 पॉइंट इतना, ठीक है, सर्टेन प्लेस पर, और बट 0.349 m मोलर सॉल्यूशन है ऑफ टेट्रा क्लोरो इथेन इन बेंजीन, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है कि पूछा है बेंजीन का। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको पता है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू एम। ये तो डेल्टा TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस 5.45, इसको कम कर दो कितना 3.55 से, तो लो साहब ये 0 और ये 9, ये हो गया 1.9 इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो इसकी मोलिलिटी से, कितनी मोलिलिटी दे रखी है 0.37374, लो साहब ये आ गया आपका KF, चेक कर लेना अपना आंसर। ठीक है, फर्स्ट ही आंसर है, चेक कर लो। इन सर्टेन हिल स्टेशन प्योर वाटर बॉइल, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 99.7, केबी वाटर का गिवन इतना बॉइलिंग पॉइंट, और 0.69 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विल बी। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिर देखो आप ध्यान से, एक तो आप इसके अंदर एलिवेशन निकालेंगे, ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो होता है साहब आपके पास में केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू दे रखा है 0.513 और एम दे रखा है आपको 0.69, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, ये तो आ गया आपके पास में केबी। फिर आपसे पूछा है कि यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये वैल्यू तो लिखना यहाँ पे, ये आपसे पूछा है, और इसकी वैल्यू को प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू ध्यान से देखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मत लिखना, जो दे रखी है वो लिखना, कितनी दे रखी है 99 पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट की दे रखी है 99.725, इसको इधर करना, इसलिए आंसर आपके पास में आ जाएगा 100.079, फर्स्ट आंसर। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट
मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर दे रखा है ये, ठीक है। 340 ग्राम केन शुगर मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, डिजोल्व इन 1 kg, एक 1000 ग्राम का मतलब वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ नहीं करना था, तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आप इसका एलिवेशन वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, ये फॉर्मूला है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। केएफ दे रखा है 1.86 और मोलिलिटी 342 ग्राम, 342 इसका मोलर मास है, कितने में डिजोल्व कर रखा है 1 kg में। तो यही आ गया था डिप्रेशन। जब ये लिखेंगे तो अब आपके पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो 0 डिग्री है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसको इधर लेकर आइए, इस वैल्यू को यहाँ करो, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1, फर्स्ट आंसर 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे मेल्ट, अच्छा देखो क्वेश्चन एक समझना आप, इसको क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर एक्शन अपॉन देम, हाउएवर द आइस मेल्ट एट द टेम्परेचर लोअर देन देयर यूजुअल मेल्टिंग पॉइंट व्हेन प्रेशर इंक्रीज बिकॉज, मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया, ले चैटेलियर का प्रिंसिपल। आप सुनो ध्यान से, उसका रीजन बता दूं। जैसे आइस जो होती है, इधर देखो आइस और ये इसके मेल्टिंग पॉइंट है, जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट होती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर और फिक्स प्रेशर पर, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब क्या करेंगे, आप इस पे प्रेशर रेज करेंगे। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आप ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है आइस का, ये बच्चों से पूछते हैं कि साहब वॉल्यूम आइस का या वाटर का किसका ज्यादा होता है, तो ध्यान रखो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। आई क्यों, डेंसिटी का फर्क पड़ता है, और ये वाटर है, ये लिक्विड वाटर, तो इसका वॉल्यूम है साहब ज्यादा। ध्यान से देखो, जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, आप इस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की ओर फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अच्छा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो कम वॉल्यूम की ओर चला जाएगा प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, समझ रहे हो हमारी बात। अच्छा, जिससे रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वापस आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करनी है, तो आप जो टेम्परेचर था उसको कम करो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। इसका मतलब रीजन क्या था कि एक्सेप्शन है कि वॉल्यूम ऑफ आइस मतलब सॉलिड का ज्यादा होता है इसके लिक्विड से, जबकि और सॉलिड्सों में उल्टा होता है, समझ गए। अच्छा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी कितनी होती है उसकी, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो लेस डेंसर होता है कि बिकॉज आइस लेस डेंसर देन वाटर। फर्स्ट आंसर है, और उनसे कोई मतलब नहीं। देखो प्रेशर जनरेट हीट कोई मतलब नहीं, केमिकल बॉन्डिंग ब्रेकअप, ठीक है, आइस इज नॉट ट्रू, ये सब कुछ गलत। फर्स्ट आंसर देखिए आप। हाँ, आगे देखो, इफ ऑब्जर्व, ये सॉल्यूशन से था, सॉल्यूशन से क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम से था, ले चैटेलियर प्रिंसिपल। ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, ये तो दे रखा है ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल, और ये होता है थ्योरेटिकल। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl, अब समझो आप ध्यान से, एल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसका फॉर्मूला है, देखो आप ध्यान से, एल्फा इक्वल्स टू आई, डिसोसिएशन I-1 अपॉन N-1, NaCl में N तो हो गया 2, I निकालना है, तो I का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ध्यान रखना मोलिकुलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसलिए क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल, जो आपको ऑब्जर्व बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल मास तो NaCl का 55.5, और इसका ऑब्जर्व मास दे रखा है आपको क्वेश्चन में 31.8। इसको आप सोल्व करो तो ये वैल्यू आती है 1.83 के आसपास, ठीक है, 8396। अब ये वैल्यू आ गई आई की, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में NaCl में 2, तो बस आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.8396, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो फर्स्ट आंसर, ठीक है। वैल्यू ऑफ हीट फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 17 थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली थर्मोकेमिस्ट्री से लिया गया है। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर, अच्छा SO2 के लिए रखिए, आपको क्या दे रखी है इनकी एंथैल्पी, वैल्यू ऑफ हीट फॉर्मेशन दे रखी है दोनों की, हीट ऑफ द रिएक्शन निकालने, तो करना कुछ नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको दे रखा है क्या प्रोडक्ट बना रखा है, SO3, कितनी गिवन है आपको SO3 की, प्रोडक्ट है आपके पास में SO3 माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में स्टैंडर्ड कंडीशन में ध्यान रखा करो, ऑक्सीजन की तो O2 क्या ली जाती है, 0 दी है, SO2 इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, रख दीजिए यहाँ पर कितनी, माइनस की 98.2, माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस 298, 298.2, तो प्लस में आ जाएगी आपके पास में 200। लो जी साहब, कैलकुलेट स्टैंडर्ड, ठीक है, ठीक इसी तरह से देखो। अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट को आप ये भी थर्मोडायनेमिक्स का केमिस्ट्री से लिया गया है, थर्मोकेमिस्ट्री से समझिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड इन, ठीक है, ये कैलकुलेट करनी है आपको, हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, तो सबसे पूरा है कार्बन डाइसल्फाइड की स्टैंडर्ड, तो आप क्या करेंगे, ग्रेफाइट की रिएक्शन कराएंगे
सल्फर से। सल्फर वैसे एट में भी लिख सकते हो या बाकी सिंपल सॉलिड भी लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, ये लिक्विड में बना। तो इसके लिए आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालनी। अब दे क्या रखा है आपको, कंबेशन। और जब कंबेशन दे रखा हो ना, ध्यान रखना, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं कंबेशन की। जैसे कार्बन की दे रखी है, ग्रेफाइट की कंबेशन एंथैल्पी। सल्फर की दे रखी है, आपको क्वेश्चन में चेक कर लो, और कार्बन डाइसल्फाइड की दे रखी है। फिर उन एंथैल्पी से आप ऐड करके सबस्ट्रेट करके ये इक्वेशन लानी, इसको हैश लॉ कहते हैं। और जब ये लेके आते हो ना, तो इससे एक सिंपल फॉर्मूला बन जाता है कि यदि आपको कंबेशन एंथैल्पी दे रखी हो, तो कंबेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, समेशन कर लेना, माइनस कंबेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आंसर आएगा 120। ठीक है, किलो जूल। एक रिएक्शन दे रखी है 19, क्वेश्चन नंबर 19। समझो, करना कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल सिंपल आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आप ऐसे ही छोड़ देते हो इनको, बाकी ऐसा नहीं। देखिए, तो पिछले साल भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के लिए खूब आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। इसीलिए मैं तीन तीन पेपर लिए, 3 इनऑर्गेनिक के कंप्लीट, 3 फिजिकल के, 3 ऑर्गेनिक के, उसके बाद कंबाइंड पेपर लूंगा, जिससे क्या है कि आपको हर चैप्टर के 5-5, 7-7 हर पेपर में मिल जाए। देखो, रिएक्शन की डेल्टा यू दे रखी है आपको 19 किलो कैलोरी, वैल्यू पूछे डेल्टा एच की, तो अब आपके पास में रिलेशन है डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, गैस में लेने, तो डेल्टा यू तो दे रखा है आपको, ध्यान रखना कितना, 19 किलो कैलोरी प्लस। अब इसमें सबसे पहले डेल्टा एन जी चेक करो, तो प्रोडक्ट की तरफ गैस के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5, और रिएक्टेंट की तरफ गैस का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, इसलिए डेल्टा एन जी कितना आ गया आपके पास में, प्लस में 2। आर की वैल्यू कैलोरी में लिखना 2, और टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, रिएक्शन में टेम्परेचर मेंशन होगा 27 डिग्री का मतलब 300। अच्छा, अब ये पता है किसके अंदर आ रही है, कैलोरी में, ये वैल्यू किसके अंदर है, किलो कैलोरी के अंदर। तो इस कैलोरी को भी आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, तो देख करना कुछ नहीं है, 4-12 और ये आ जाएगा 1.2, प्लस में और ऐड कर लेना। समझ गए आंसर। फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक थर्मोकेमिस्ट्री का है। ठीक है, सॉल्यूशन एंथैल्पी से लिया गया है और हाइड्रेशन से इनका मीनिंग होना चाहिए। देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, अब आप समझो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट रखा करो ऐसे, प्लस 2Cl ऐसे, ये वैल्यू दे रखी है। और क्या दे रखी है, इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट की दे रखी है, BaCl2.2H2O, इसकी भी सॉल्ट है, ये ध्यान रखना, ये भी सॉलिड था, इसकी भी। तो ये भी जब लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में रिएक्शन करेगा तो यही बनेगा। लो जी, ठीक है। अब पूछी क्या है आपको, ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं आपको, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मतलब क्या बढ़ाना है, इसका वाटर, ये इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट में बदलना था। तो करना कुछ नहीं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, आंसर ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर दो नेगेटिव साइन के साथ। एक रिएक्शन दे रखे ऑटोमोबाइल में, साइन बताने डेल्टा एच के, तो ध्यान से देखो, ये डीजे कंबेशन, दुनिया की जितनी भी कंबेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, इसलिए डेल्टा एच का साइन तो नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंबेशन ही तो है भाई, ये जो आपके पास में ऑक्टेन है उसका कंबेशन कराया, चेक करो। ठीक है, और सभी कंबेशन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। अब बात करनी है डेल्टा एच के साइन की, तो वो एंट्रोपी देखो, प्रोडक्ट में गैस के मोल 16 तो ये, और स्टीम के 18, यानी 34 मोल से प्रोडक्ट की तरफ गैस के। रिएक्टेंट की तरफ बात करेंगे तो ऑक्टेन भी गैस लिया है, और 15 ये 27 है, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज, और एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। अच्छा, अब डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी का रिलेशन निकालने, साइन निकालने के लिए आपको ये रखना पड़ेगा, डेल्टा एच किसके अंदर, नेगेटिव, डेल्टा एस किसके अंदर, पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो कुल मिलाकर डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव। आंसर नंबर सेकंड। देखो, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, बैलेंस करना था, रिएक्शन को बैलेंस करें, कुछ नहीं, देखिए आप सब जानते हो, फिर भी एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया करो, तो एम एन रिएक्टेंट में +7 किस में कन्वर्ट हुआ था, +2 में। क्या करोगे, एटम बैलेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इसकी बात हो गई। ऑक्सीलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, एक ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है, ऐसे लिखें, किस में बदल गई, CO2 में। CO2 में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +4, एटम बैलेंस करो, और फिर चार्ज बैलेंस करो, ये +6 या +8, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इस स्पीसीज को, जो भी गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो इनके जो इलेक्ट्रॉन आए ना उनसे, तो इसे तो मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 5 से। इसका मतलब KMnO4 में स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगेगा, 2। देखो, आंसर बहुत सिंपल होते हैं, आपको समझा दूं। ऑक्सीलेट का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगेगा, 5, तो ये तो 2 और ये 5। फिर H+ आयन को ऐड कर लिया करो। ठीक है, फिर H+ आयन एसिडिक मीडियम है, तो जो चार्ज बैलेंस करते हो H+ आयन से, बेसिक है तो OH आयन से, समझ गए। और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, तो आंसर आपका फर्स्ट ही आ जाएगा, हाइड्रोजन और बैलेंस कर लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो लेड का क्या हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं, देखो +2 कुछ नहीं हुआ, सोडियम वगैरह सब सेम रहे। यहाँ पर भी एसिड बेस नो चेंज। ये भी आपके पास में क्या रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, कैल्शियम किसी का हाइड्रो नहीं हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो कैडमियम, कैडमियम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो सल्फर थी ना -2, ये कन्वर्ट हो गई 0 में, इसका तो हुआ दोस्तों ऑक्सीडेशन। आयोडीन थी 0 से किस में कन्वर्ट हो गई साहब, -2 में, माइनस आयोडीन -1 में, तो ये रिएक्शन हो गई रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए इसके अंदर, ठीक है, मींस इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया। देखो आप ध्यान से, एक गैसियस इक्वेशन है, XY2 गैस गिव्स XY गैस प्लस Y गैस। क्या दे रखा क्वेश्चन में वो समझा देता हूं आपको। आपको XY2 का इनिशियल प्रेशर दे रखा है 600 mmHg और टोटल प्रेशर दे रखा है 800 mmHg। तो आप इस रिएक्शन को कराएं पहले। 600 माइनस, सपोज इसका प्रेशर x कम हुआ, ये x बना, तो मैं बोलूँ भाई पी टोटल कितना हो गया, बोले साहब सबको ऐड कर लो, इन सबको क्या कर लीजिए आप ऐड कर लो। तो सब ऐड करेंगे तो 600 प्लस x हुआ, ये टोटल कितना दे रखा था आपको 800, एंड x की वैल्यू प्रेशर आ गया आपके पास में 200। अब Kp पूछा रिएक्शन का, तो Kp को प्रेशर के टर्म में लिख देंगे। आप देखो कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का Kp, प्रेशर ऑफ XY इंटू प्रेशर ऑफ Y अपॉन प्रेशर ऑफ XY2। तो प्रेशर ऑफ XY कितना आया था अभी आपके पास में, x की वैल्यू कितनी आई थी 200, लिखिए साहब 200 इसमें से 200 कम कर दो, ये आ गया 400, तो आंसर हो गया साहब आपके पास में 100। लो जी, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन 25 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप समझने का क्वेश्चन है। 2.5 लीटर ट्यूब, अगर डिसोसिएशन ऑफ NO का डिसोसिएशन व रिएक्शन दे रखी है, इफ इनिशियल मोल दे रखे हैं 4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10%, Kp पूछा है, ठीक है, रिएक्शन का क्या पूछा है आपसे Kp। तो अब देखो मैं लिख देता हूं इसको, NO इस तरह से डिसोसिएट हुआ साहब N2 प्लस O2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आपको दे रखा है अल्फा। स्टैइकोमेट्रिक लिखेंगे, आपको इनिशियल मोल कितने दे रखे हैं 4, कैसे लिखते हो 4 - 2x, और यहाँ पर स्टैइकोमेट्रिक x और x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते हैं तो डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल लिखते हैं। तो डिसोसिएट, अच्छा इससे क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है 0.100, 10% का मतलब 100 में से एक बताना होता है, तो 2x अपॉन 4, तो 2x की वैल्यू हो गई आपके पास में कितनी 0.4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 0.2, यहाँ पे लिखेंगे 0.2, यहाँ पर भी लिखेंगे 0.2, 0.4 को कम करो तो ये हो जाएगा 3.6। लो जी, ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गया इनके मोल्स। अब देखो Kp पूछा है, डेल्टा Ng है 0, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है, प्रेशर वगैरह इसमें से कट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Kp और Kc रिएक्शनों के लिए सेम आते हैं, आपको बता देता हूँ। Kp इक्वल्स टू क्या होता है इनके अंदर Kc, क्योंकि डेल्टा Ng 0 है, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं Kc में कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको लीटर वीटर दे रखा है, वो सब कट जाएगा। कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना लिख रखा था 2.4, वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके NO के लिए क्या था आपके पास में, NO के लिए 3.6 का स्क्वायर अपॉन 2.5 का स्क्वायर, तो ये चीज तो वॉल्यूम वगैरह ये तो कैंसिल हो जाती है, आंसर ये आ गया आपके पास में 3.6 इंटू 3.6, 2 बार लिख लो आप, बिल्कुल सिंपल, इंटू 3.6, पॉइंट को घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये भी कितना हो जाएगा 0.9, और ये भी कितना हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा ये 18.2 अपॉन 3.6, पॉइंट हटा देंगे आप इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 16, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, नहीं 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 18, और ये भी हो जाएगा आपके पास में 18, ये भी क्या हो जाएगा 18, तो 1/18 इंटू 1/18, आप चाहो तो 18 का स्क्वायर कर सकते हो। लो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक रिएक्शन दे रखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो ये रिएक्शन है डेल्टा Ng 0 वाली, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इतने पर, फ्रैक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 कन्वर्ट इनटू, यानी रिएक्शन कितना परसेंट कन्वर्ट हुई, रिएक्शन का परसेंटेज पूछा है कि रिएक्शन की यील्ड या कितने परसेंट रिएक्शन हुई जिससे N2 और O2 किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हो NO में। तो देखो आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैसे रिएक्शन लिखते हैं वो समझाता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही पूछा है, देखो ऐसे लिखेंगे N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से लिखा जाता है, 1 1 लो, 1 माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 अल्फा। अब डेल्टा Ng 0, इसलिए आगे बताने की जरूरत नहीं, Kp Kc सेम रहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, इसको ले लेंगे आप रूट,
इसका रूट ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास में 0.09 इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। आगे इसको रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.3 इक्वल्स टू 2 एल्फा लिया है तो एल्फा ले लो, 2 एल्फा और 1 माइनस एल्फा, 2 1 माइनस एल्फा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 एल्फा और क्या होगा 1 माइनस एल्फा। एंड एस आगे थोड़ा इसको सोल्व कर लो, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी, देखो मैं ही कर देता हूँ। तो ये तो हो गया आपके पास में 0.3, ये हो गया माइनस 0.3 एल्फा इक्वल्स टू 2 एल्फा। एंड एस 0.3 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2.3 एल्फा। एंड एस एल्फा इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाई 2.3। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास में आ जाएगी। इसको 100 से एक्सप्लेन तो कर देना, फिर आपके पास में परसेंटेज आ जाएगी कन्वर्ट की, कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 13.4 के आसपास, 04 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 27, देखो वेपर डेंसिटी का एक क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूं, इसके सीधे फॉर्मूले होते हैं, आप कैसे निकालते हो वो आपको थ्योरी में थोड़ा सा तैयार किया करो वेपर डेंसिटी को, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है इनसे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही पूछा है, उसका फॉर्मूला है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व अपॉन ऑब्जर्व और n-1। जब PCl5 का डिसोसिएशन होगा तो 2 मोल मिलेंगे। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, अल्फा पूछा है, सोल्व कर लेना। आगे कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए आपको पता है, बामर के लिए फर्स्ट लाइन का मतलब समझा दूं पहले तो। बामर लाइन जब बनती है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से सेकंड में आता हो। अब फर्स्ट का मतलब है थर्ड से आए, फर्स्ट बामर का मतलब है थर्ड से आना चाहिए। अब लगा दो आप जो रिट्ज इक्वेशन है कि 1 बाई वेवलेंथ इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, जेड 1 है लेकिन एक बार लिखेंगे n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल्स टू r इंटू जेड तो 1 है ही, और ये कर देता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 36। तो वेवलेंथ हो जाएगी आपके पास में रेडबर्ग कांस्टेंट 109,700, और ये हो गया साहब आपके पास में 36, ये हो गया आपके पास में टोटल आ गया 5। तो वेवलेंथ की कैलकुलेट 1 अपॉन वेवलेंथ कितनी अपॉन, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो 36 अपॉन 109,700 इंटू 5। ये पता है किसके अंदर आई है वेवलेंथ, सेंटीमीटर में। देख लो ध्यान से, क्योंकि ये वैल्यू दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये वेवलेंथ आपके पास में सेंटीमीटर में। आंसर रिपोर्ट कर रखे हैं एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 8 से, क्योंकि आपको पता है 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रम। ये लो जी साहब, तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो पासिंग सल्फर सॉल्ट है आपके पास में, तो उसका पूछा है आपको एटॉमिक मास दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट। अब आपको पता नहीं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एक्सपेक्टर, एक्सपेक्टर सीधा दिखा रखा है 2 है आपको पता है, तो उसके एटॉमिक मास को 2 से डिवाइड कर लो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा उस मेटल का, ठीक है, जिसका आपने किया इसके अंदर, ठीक। तो ये हो जाएगा साहब आपके पास में इसका इक्विवेलेंट वेट, डिवाइड कर दो 2 से, सेकंड ऑप्शन। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है जिंक के जिंक, ठीक है। आपको क्या पूछा है पोटेंशियल, तो रिएक्शन लिखेंगे आप, देखो इधर ध्यान से, जिंक का तो क्या कराया है ऑक्सीडेशन, इसको एनोड बनाओ, और आयरन का क्या बनाया है रिडक्शन। देखो Fe+2 को रिड्यूस किया है Fe में, पोटेंशियल सबके दे रखे हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा प्लस में 0.35 वोल्ट, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, फेराडे लॉ से लिया गया है। देखो समझो, आप एक करंट पास किया जिससे क्या है कि 0.504 ग्राम H2 2 घंटे में लिबरेट होती है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करें कॉपर सल्फेट में। तो आप तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया करो, क्यों भाई, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाइए। तो इसमें तो क्या पास हुई, ये हाइड्रोजन गैस तो बनी थी एस से, और जब इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉपर, कॉपर+2। पहले इसका ग्राम इक्विवेलेंस देख लो। देखो मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे ये वैल्यू दे रखा है 0.504 ग्राम, तो मैं पूछता हूँ आई कहां से, बोले H प्लस आयन से, तो जितनी अमाउंट ये आएगी इतना डिस्चार्ज हुआ, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, कितनी अमाउंट डिस्चार्ज हुई 0.504 ग्राम, और एक्सपेक्टर कितना है इसका 1, इतने ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये कॉपर भी इतना होगा, तो कॉपर का वेट निकालना है, तो इसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए 63.5, इसलिए इक्विवेलेंट वेट होता है 31.75, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में वेट आ जाएगा, ठीक है, 16 ग्राम के आसपास आएगा। सिल्वर, अच्छा देखो आप क्वेश्चन नंबर 32 दिखा रहा हूं आपको, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आप समझने की बात। क्वेश्चन नंबर 32 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये देखिए
सिल्वर का पोटेंशियल दे रखा है प्लस में, इसका मतलब एसएचई से नीचे आता है, ठीक। जिंक का दे रखा है माइनस में, एसएचई से ऊपर आ जाता है, ठीक है, करेक्ट बताना है। सिल्वर कैन बी रिड्यूस्ड बाई H2, मतलब समझा देता हूँ। H2 से क्या सिल्वर रिड्यूस हो सकता है, कहते हो रिड्यूस की होगा तो ये रिएक्शन लिखी जाएगी, देखो इधर ध्यान से। ये अब आप क्या करना, पोटेंशियल फाइंड करके देख लेना उसमें। तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 0.8 और एसएचई का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है, 0। बोले हाँ साहब हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट। आगे लिख रखा है सिल्वर कैन ऑक्सीडाइज H2 इनटू दिस। अच्छा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करने का मतलब खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो मेटल सिल्वर पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहता सॉल्यूशन में, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं। आगे जिंक कैन बी रिड्यूज H2, तो जिंक कैन बी रिड्यूज H2, ठीक है। अब जिंक क्या आता है, एसएचई से ऊपर, एसएचई से क्या आता है ऊपर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एजी कैन बी रिड्यूस बाय जिंक। अच्छा अब एजी कैन रिड्यूस जिंक, अच्छा जिंक को यदि रिड्यूस करेंगे तो एजी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो सेल फिर इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर आप चेक करो कि पोटेंशियल ऐसे सेल बनता। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसमें चेक करेंगे तो फिर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आना चाहिए। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.76। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है आपके पास में 0.8 वोल्ट, 80 वोल्ट दे रखा है। इसका मतलब वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में, पॉसिबल नहीं, इसलिए फर्स्ट आंसर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के फिटेड इन कंडक्टेंस सेल, जिसका डिस्टेंस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन का इतना सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन एल, लेंथ अपॉन एरिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 34 इंपोर्टेंट, विच वन इज करेक्ट अबाउट आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस, अब आप समझना, आप आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। जब आइसोथर्मल है तो चेंज जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं, चेंज जीरो। फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, जीरो। इसका मतलब फर्स्ट लो लगाएंगे तो हीट एक्सचेंज कितना आएगा, जीरो। तो देखो टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम जीरो, गलत। टेम्परेचर जीरो थोड़ी होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो थोड़ी है, कुछ रहता है, यानी ये चेंज है। आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस कैसे निकालते हैं, मोनोएटम में किसी की भी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं, NRDT। समझ रहे हो हमारी बात, ये आपके पास में फॉर्मूला है NCV/dt, ठीक है। तो टेम्परेचर, ये चीज जीरो चेंज, तो टेम्परेचर में चेंज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि टेम्परेचर जीरो इंटरनल एनर्जी जीरो, ऐसा नहीं, ये दोनों गलत। हाँ हीट एक्सचेंज जीरो, ठीक है। तो आंसर दे PKB। देखो क्वेश्चन नंबर 35, आयनिक इक्विलिब्रियम से लिया गया है, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर के लिए वो लिखाया जाता है रिलेशन, कंजुगेटेड एसिड, ये तो साहब एसिड और ये इसका कंजुगेटेड बेस, इसके लिए एक रिलेशन होता है PKA, रिलेशन एसिड बेस के लिए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, PKA प्लस PKB इक्वल्स टू PKW। आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ इस क्वेश्चन 35 में PKB दे रखा है फ्लोराइड आयन का, इसका दे रखा है, और आपसे K पूछा है, आयनोसेशन कांस्टेंट पूछा है HF का, ठीक। तो पहली बात तो मैं इसका PK निकाल लेता हूँ, PKW आपको पता है 14 और PKB दे रखा है आपको कितना 10.3, इसका मतलब इसका PK हो गया था 3.7। अब आपको पता है किसी का भी माइनस लॉग, किसी का जब माइनस लॉग होता है उसको आप किससे डिनोट करते हो, P से, तो PKA की फॉर्मूला है माइनस लॉग, माइनस साइन को हटाओ तो ये आ जाएगा, PKA की वैल्यू रखो, तो 3.7 इक्वल टू क्या आ गया, लॉग KA। अच्छा अब इसका आपको देखना पड़ेगा एंटी लॉग, तो इस वैल्यू को लिखो आप -4 और प्लस करके, इस पॉइंट है ना आपके पास में, इसको प्लस में लिखो 0.3। अब भी ये वैल्यू है ये, तो इसको तो लगाइए 10 की पावर 4 में, पावर हम लिख दो, और आपको ये पता है कि 0.3 है, ये जो 2 है उसका लॉग होता है 0.3, इसलिए 2 × 10 की पावर -4, थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सॉल्यूशन करना सीखो, अपने आप आना चाहिए, ये लॉग एंटी लॉग वगैरह, आयनिक से क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ नहीं करना है, देखो एक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, उसकी यूनिट देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये तो रेट की यूनिट है। तो अब आपको पता है कि रेट की जो यूनिट है किसके लिए होती है, जिसमें स्ट्राइक आपके पास में ऑर्डर किसका हो, जीरो का, क्योंकि रेट इक्वल्स टू के, तो के कांस्टेंट की वैल्यू है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दे रखा है, देखो अभी इस क्वेश्चन को भी समझना, रेट कांस्टेंट 280 केल्विन और 1 atm पर इतना दे रखा है, व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट एट सेम टेम्परेचर 280 केल्विन एंड 2 atm। तो आपको पता है कि टेम्परेचर के अलावा और किसी से चेंज नहीं होता ये रेट कांस्टेंट, इसलिए आंसर यही लिखेंगे, प्रेशर चेंज करने से नहीं होता। फिर रिएक्शन दे रखी है, देखो द रेट फॉर्मेशन ऑफ डी के रेट फॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज, बदलती नहीं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल टेकिंग ए एंड सी की, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई तो जीरो की रिएक्शन, तो जीरो में कंसंट्रेशन डबल करो कितनी भी करो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे कि रेट कांस्टेंट
rate of reaction between A and B increase by a factor of 100 when concentration of A increase by 10-fold the order of reaction with respect to A। अच्छा देखो मैं आपको बता दूं, यदि कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है, तो आप ए की कंसेंट्रेशन जैसे कि उसी को रहने देना, बी को सी, इसका अल्फा लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं बीटा। अब ये कहता है ये रेट थी, सपोज उन्होंने क्या कर दिया, रेट थी 100-फोल्ड हो गई, यानी इसका मतलब ये सपोज R1 थी तो ये हो गई 100 R1। क्या किया था इन्होंने, इन्होंने ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया, तो हम ए की कोई डबल करेंगे, बी को हमने कुछ किया ही नहीं, जैसे इन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया, दो बना ली। तो R1/100 R1 इक्वल्स टू ए की कंसेंट्रेशन 10, ए तो कैंसिल हो गया अल्फा, इसका मतलब 100 इक्वल्स टू 10 की पावर अल्फा, 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2 और 10 की पावर अल्फा, एंड हेंस अल्फा इक्वल्स टू 2। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी ए के रेस्पेक्ट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझा रहा हूं, ये था आपके पास में 40 का 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कुछ नहीं है, देखिए एक बार क्वेश्चन 40 को, केमिकल काइनेटिक्स से ही क्वेश्चन है। हाँ, एक रिएक्शन दे रखी है अरेनेस इक्वेशन, बस आपको एनर्जी बतानी है एक्टिवेशन की, तो आपको पता है K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, बस कंपनसेट कर दो। ये जो फैक्टर है ना ई की पावर माइनस ये फैक्टर है, देखो इधर ध्यान से, तो मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव हटा देता हूँ, तो 4000 अपॉन टी इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर टी, कुछ नहीं करना, टी से टी काटो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, कैलोरी में आंसर है तो 800 हो गया, आर की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन 41 एक अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से ये आरएनएस इक्वेशन का जो रेट कांस्टेंट है ना उससे लिया गया, अच्छा क्वेश्चन समझिए 41 को। क्वेश्चन नंबर 41, एक रेट कांस्टेंट के लिए दे रखा है K1 इंटू K3 अपॉन K2, और एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है A1 और A2 A3 की सब, बस ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं देखो आपको बताता हूँ कि K इज इक्वल टू लिखा जाता है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस K की जगह ये तो मैं बोल देता हूँ नेट, ऐसे तो बोल देता हूँ ए नेट इंटू ई की पावर माइनस ई ए नेट अपॉन टी इक्वल्स टू, अब देखो ए को कैसे लिखेंगे, तीन स्टेप लिख रखे हैं K1 K2, तो यहाँ लिखेंगे A1 इंटू ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी इंटू A3 ई की पावर माइनस ई ए थ्री अपॉन आर टी, और डिवाइड में कर देंगे A2 ई की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूं, देखो थोड़ा सोल्व कर देता हूं, तो इसमें A1 इंटू A3 अपॉन A2, एक तो ये ले लिया। अच्छा ई की जो पावर है, अब देखो माइनस ई ए वन अपॉन आर टी, ठीक है, पावर जब आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावरों को ऐड कर दो, ठीक है, माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। अच्छा ये जो यहाँ पर 2 की थी इसको ऊपर ले जाओ, तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगी, क्या लिखेंगे, ये 2 नहीं सॉरी ये 3 है भाई, स्टेप इसमें क्या दे रखा है 3, और ये प्लस में होगी, थोड़ा इधर कर देता हूं जिससे आपको दिखे, दिखाई दे। ठीक है, इसको लिखेंगे आप ई ए टू अपॉन आर टी। ठीक, अब इससे कंपनसेट करो, तो ये ए नेट तो मैंने इसकी जगह लिखा है, और ये ई ए की जगह ये भी है, ये फैक्टर आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं ई ए नेट अपॉन आर टी इक्वल्स टू, देखो इनको भी, अब माइनस देखिए ध्यान, आगे साइन लगा हुआ है माइनस, तो आगे भी यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस हट जाएगा, तो ई ए वन प्लस ई ए थ्री, क्योंकि माइनस माइनस को प्लस कर दो, ठीक है, ये वैल्यू हटा देता हूं, ठीक है, ई ए थ्री माइनस ई ए टू डिवाइड बाई आर टी, तो आर टी से आर टी को कैंसिल करो, ये वैल्यू हटाओ, अब नेगेटिव की, इन दोनों की वैल्यू तो ऐड करो। अब क्वेश्चन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्वेश्चन को वापस इधर करता हूं, देखो क्वेश्चन फिर देखो आप, आंसर आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी 1 की और 3 की तो आप ऐड करो, दे रखी है आपको, और 2 सब्सट्रेट करो, 1 और 3 को तो ऐड कर लो 70, और 2 की को सब्सट्रेट कर लो, तो आंसर आपका 40। क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है आपको इतना, और कंसंट्रेशन पूछिए, कंसंट्रेशन का मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी या मोलर कंसंट्रेशन, तो इसका केएसपी से रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले केएसपी से रिलेशन है 4s3, क्योंकि यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो केएसपी इक्वल्स टू 4s3, डिवाइड करो 4 से, और 1/3 निकालो इसका,
ठीक है, जो कि आ जाएगा एस। तो बिल्कुल सिंपल है, जब 34 को डिवाइड करो 4 से तो ये होगा 8, √2 निकालो तो 2 × 10⁴ लो जी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ये दे रखा है आपको ग्राम पर लीटर में, और पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन लिख रहा है सॉल्युबिलिटी। तो आप क्या करना, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके मोलर मास से डिवाइड कर लो, ये लिखा हुआ। तो ये सॉल्युबिलिटी आ गई साहब 10⁻⁵, और रिलेशन है KSP का इक्वल टू S स्क्वायर, स्क्वायर कर दो तो आंसर दिस। क्वेश्चन, विच सॉल्ट अंडर को हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन होनी चाहिए कैटायन या एनायन की। तो वीक जो एसिड या बेस बनते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, तो एसिटेटाइन का हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं सब सॉलिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग तो ये भी है, लेकिन इसमें कैटायन और एनायन किसके हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, इसलिए किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज बेसिक बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि NO3 का तो न्यूट्रल होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। KCl का भी न्यूट्रल होता है, समझ गए। के रिएक्ट विद वाटर, के रिएक्शन ही नहीं करता वाटर से। CO3 रिएक्ट विद वाटर, हाँ ये देखो आप, ये चेक करते हैं कि सही बात है क्या, तो देख करा के देखते हैं। CO3 की वाटर से रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, तो HCO3 बनता है, और क्या बनता है आपके पास में OH आयन। इसी की वजह से ये बेसिक है, क्योंकि HCO3 तो कहता है वीक एसिड, एम्फोटेरिक टाइप का है, आपको पता है, एम्फीप्रोटिक एनायन। तो अब जो आपके पास में कंसंट्रेशन आएगी किसकी वजह से आएगी, OH हाइड्रोलाइज्ड हुआ इसका मतलब। ठीक है, CO3 क्या हुआ, हाइड्रोलाइज, और सॉल्यूशन कैसा बन गया, बेसिक। तो ये इसका रीजन था। ठीक है, तो ये अभी आपका पेपर था, मैंने इसको डाल दिया कि आपको मैंने डाल ही दी थी। एक बार और चेक कर लो अपने आंसर को, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेल नंबर डाल दिया, इस पर डाल सकते हो। फिर बाकी अगली क्लास में बात करूंगा, ठीक है, बंद करता हूँ, ओके बाय।